Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics वाला. This is Nancy Della and today we will discuss the 9th lecture for the chapter Evolution. तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और बायो के स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल्स वर्ड सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज हम बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपको आइडिया भी लग गया होगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर एक बार आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये चीज़ आप इजीली कर लोगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हम ये डिस्कस करते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था। जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक एग्जाम्पल पढ़ा था और हमने सेकंड एग्जाम्पल देखा था सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है। इन मलेरिया इन्फेस्टेड रीजन, स्पेशली अफ्रीकन रीजन के अंदर हमने ये एग्जाम्पल, अफ्रीकन रीजन का एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप के नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत प्यारे से डायग्राम बनाए हुए हैं उसको हमने देखा था। और क्वेश्चन आता है कि पीक किसकी तरफ शिफ्ट होगी, पीक की शेप कैसी होगी। और 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन जिसको हमने स्टेबलाइजिंग या फिर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोला था, बैलेंसिंग सिलेक्शन बोला था, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का नेचुरल सिलेक्शन था। उसके बाद डायरेक्शनल या फिर प्रोग्रेसिव, जिसके अंदर जो पीक है एक तरफ शिफ्ट हो जाती थी। और थर्ड हमने पढ़ा था डिसरप्टिव या फिर डाइवर्सिफाइंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो ये 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। मतलब एक कंप्लीट एक नेचुरल सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमने ये एक अलग से लेक्चर इसके ऊपर हमने लिया है। देखो नेचुरल सिलेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डार्विन थ्योरी ने भी इस पॉइंट को कंसिडर किया था ऑब्वियसली। और जो म्यूटेशन थ्योरी है और जो हुगो डी वेरिस ने वो भी बोला था कि हाँ नेचुरल सिलेक्शन तो होता है। और नियो डार्विनिज्म तो इसी के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी प्लस बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट थे नियो डार्विनिज्म के वो था म्यूटेशन थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन। ऑलराइट, तो नेचुरल सिलेक्शन इसलिए हमने एक अलग से टॉपिक कर लिया। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम समझेंगे ये कब एप्लीकेबल होता है, ये कब एप्लीकेबल नहीं होता, इस लॉ के बारे में पूरी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। तो जल्दी से आप इसकी हेडिंग बना लीजिए, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, हार्डी-विनबर्ग लॉ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और इसका जो पहले का जो नाम है, पुराना जो नाम है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का, वो है बच्चे जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या नाम है इसका, जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। देखो हार्डी-विनबर्ग 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, अलग एक साइंटिस्ट नहीं है, 2 साइंटिस्ट थे। जो हार्डी जो साइंटिस्ट थे बच्चे, ये ब्रिटिशर मैथमेटिशियन थे। ये क्या थे, ब्रिटिशर मैथमेटिशियन थे। और अगर मैं बात करूं वेनबर्ग की, तो जो ये वेनबर्ग हैं बच्चे, ये थे जर्मन फिजिशियन, ठीक है। और इन्होंने इंडिविजुअली क्या दिया था, दे फॉर्मुलेटेड हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, यानी कि ये अलग से इन दोनों ने लॉ दिया था 1908 के अंदर, ठीक है। फॉर्मुलेटेड लॉ इन 1908, इंडिविजुअली फॉर्मुलेटेड लॉ इन 1908, ठीक है। अलग से इन्होंने लॉ दिया था। कभी आप ये सोचो कि यार हार्डी-विनबर्ग एक ही है, जी नहीं, हार्डी अलग साइंटिस्ट थे, ब्रिटिशर मैथमेटिशियन, और जो वेनबर्ग जर्मन फिजिशियन, इन्होंने अलग अलग लॉ दिया था। मतलब कॉन्सेप्ट एक है,
ठीक है, कॉन्सेप्ट एक है। जैसे कि डार्विन थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था ना कि डार्विन जी ने और अल्फ्रेड वेलेस ने सेम सारी की सारी चीजें बताई थी। तो इसी तरीके से इन्होंने इंडिविजुअली क्या दिया था, ये लॉ दिया था 1908 के अंदर। अब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझनी पड़ेंगी, ठीक है, कि जीन पूल क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है, अलील क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी तभी तो आप चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज तो आप रट्टा मार लोगे, है ना। तो हम नहीं चाहते कि आप रट्टा मारो, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम समझते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हार्डी विनबर्ग लॉ, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, some important terms, कुछ important terms है related to हार्डी विनबर्ग लॉ, ठीक है। हार्डी विनबर्ग लॉ या फिर प्रिंसिपल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आने चाहिए तभी आपको लॉ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अगर मैं टर्म की बात करूं, सबसे पहले हम टर्म पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन किसको हम बोलते हैं। देखो, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वो किसी के साथ भी अगर इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनका सेम जीन पूल है तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ सेम ज्योग्राफिकल एरिया, दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर हैविंग सेम जीन पूल, हम उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वो ये किसी के साथ भी अगर इंटरब्रीड कर सकते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग in a same geographical area, living in a same geographical area, ठीक है। number of individual living in a same geographical area, they can interbreed with each other, they can interbreed with each other, ठीक है, they can interbreed with each other and having same gene pool, ठीक है, and having same gene pool, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब समझ में आया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ सेम ज्योग्राफिकल एरिया और वो आपस में इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनका सेम जीन पूल है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म हम बात करते हैं किसकी, एलील की, ठीक है। ये आपने वैसे तो जेनेटिक्स के अंदर बहुत मतलब अच्छे से समझा होगा कि एलील हम किसको बोलते हैं। देखो, एलील का मतलब हम समझते हैं सबसे पहले, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है और एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है बच्चे, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है कि एक फादर की साइड से आया है, एक मदर की साइड से आया है, ठीक है। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो 1 पेयर मिलते हैं, ठीक है, यानी कि 2-2 के सेट मिलते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी जो क्रोमोसोम होते हैं वो 1 पेयर मतलब पेयर की फॉर्म में मिलेंगे, पेयर की फॉर्म में मिलेंगे आपको, और पेयर की फॉर्म में मिलेंगे यानी कि वो 2-2 के सेट होते हैं, ठीक है। अब एलील की हम भाषा समझते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर पोजीशन है, ठीक है, इस होमोलोगस क्रोमोसोम की, ये जस्ट सपोज ये फादर की साइड से आया है, ये मदर की साइड से आया है, इस पर्टिकुलर ये लोकस का मतलब पोजीशन, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन तो सेम कैरी करेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। हर एक जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती है,
हर एक जीन की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं बच्चे, ये इंफॉर्मेशन सेम पोजीशन पर कैरी करते हैं। जैसे सपोज मैंने कोई भी एक कैरेक्टर ले लिया, हाइट का कैरेक्टर ले लिया, तो फादर की साइड से जो कैरेक्टर आया है, जैसे सपोज ये टी है, ठीक है, मतलब टॉल कैरेक्टर आया है। मदर की साइड से भी क्या आया है, टॉल आया है। ये शॉर्ट भी हो सकता है और इस साइड टॉल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक जीन की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं और ये सेम पोजीशन के ऊपर इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन की टाइप भले ही अलग हो सकती है। कोई टॉल हो सकता है, कोई शॉर्ट हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन टॉल भी लेके आ सकते हैं, ये भी टॉल ये भी टॉल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं एलील को एक्सप्लेन करूं कि एलील होता क्या है, तो ईच जीन हैज टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, कैरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द सेम locus of two homologous chromosome, and information can be different but they carry information at the same position of two homologous chromosome pair। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, कोई भी जीन है, ठीक है, कोई भी जीन है, उस जीन की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होगी, एक टॉल एक शॉर्ट, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन कैरी होगी वो सेम पोजीशन के ऊपर होगी, जैसे कि सेम लोकस के ऊपर होगी ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है लेकिन पोजीशन सेम होगी, लोकेशन सेम होगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या हम अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एलील की? ईच जीन हैज टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव allele, ठीक है, और दे कैरी द इंफॉर्मेशन ऑन द सेम लॉकस ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। इज इट क्लियर और नॉट? बस यही हमने समझा और इसी को हम वर्ड्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी लिखिए, एलील के अंदर हम लिखते हैं ईच जीन हैज, ईच, ये एलील की डेफिनेशन है, ठीक है। ईच जीन हैज टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, two alternative forms, that is, one is dominant allele, one is dominant allele and other is recessive allele, other is recessive allele, carry information on same locus of, carry information on same locus या फिर position of two homologous chromosome, two homologous chromosome। यही डेफिनेशन हो गई अलील की, ठीक है। ईच जीन हैज टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म, वन इज डोमिनेंट एलील एंड अदर इज रिसेसिव एलील। और ये जो इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे वो सेम पोजीशन के ऊपर होगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन डिफरेंट जरूर हो सकती है लेकिन पोजीशन क्या होगी, मतलब इस फादर की जो होमोलोगस क्रोमोसोम आया है फादर की साइड से, वहां पर भी इसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ये इंफॉर्मेशन होगी। मदर के भी जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर भी यहाँ से एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ही ये इंफॉर्मेशन कैरी हो रही होगी, ठीक है। तो ये था अलील। अब हम बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की, जल्दी से इसका स्नैप ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जीन पूल की, जीन फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे और हम बात करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, ठीक है। चलो, थर्ड जो डेफिनेशन है ये तो आप पढ़ चुके हैं जीन पूल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ चुके हैं आप? जीन पूल के बारे में पढ़ चुके हैं। जीन पूल का मतलब क्या होता है बच्चे? जीन पूल का मतलब है इट इज द टोटल नंबर ऑफ, इट इज टोटल नंबर ऑफ जीन एंड एलील्स इन अ पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। जीन पूल का मतलब क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ जीन,
ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीन एंड अलील्स इन अ पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन पूल। जस्ट सपोज एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं और उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, एक हेटेरोजाइगस हो गया, एक होमोजाइगस हो गया है, ठीक है, डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव हो गया है और एक हमने होमोजाइगस रिसेसिव बना दिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील लिखूं, ठीक है, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील, तो कितना हो गया नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील, जैसे कि 1 2 3, यानी कि कितना हो गया टोटल 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रिसेसिव अलील लिखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रिसेसिव अलील लिखूं तो जैसे कि 1 2 3, तो ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है, रिसेसिव अलील कितने हो गए 5। तो अगर मैं टोटल सम लिखूं तो बच्चे ये कितना हो गया 8, ठीक है, टोटल सम कितना हो गया 8। तो यह 8 क्या है बच्चे, जीन पूल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीन एंड अलील इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल, ठीक है। तो 8 क्या है, यहाँ से नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ रिसेसिव अलील हो जाएगा 5, टोटल को हम क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं पॉपुलेशन का। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो ये था आपकी थर्ड डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इसको हम बोलेंगे जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चे, जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जीन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, चलो जीन फ्रीक्वेंसी का हम मतलब समझते हैं, क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग लॉ के अंदर ना बहुत बार जीन फ्रीक्वेंसी का जिक्र हुआ है, ठीक है, किसका जिक्र हुआ है, जीन फ्रीक्वेंसी, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये जीन फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको ना बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज द परसेंटेज ऑफ अ अलील, ठीक है। मैं पहले डेफिनेशन लिखवाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो जीन फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ, it is the percentage of allele in relation with total number of allele, in relation with total number of alleles in a gene pool, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ अलील, ये अलील का परसेंटेज है, ठीक है, किसके रिलेशन में, इन रिलेशन विद द टोटल नंबर ऑफ अलील्स इन अ जीन पूल। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अलील कितना हो गया बच्चे, 8 हो गया, टोटल नंबर ऑफ अलील कितने हो गए, 8 हो गए। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं, क्या कैलकुलेट करूं, परसेंट, यानी कि जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, ठीक है, तो एलील ए, टोटल नंबर ऑफ एलील ए, तो यहाँ पे डोमिनेंट है तो यानी कि कैपिटल ए की बात हो रही है, रिसेसिव है तो यानी कि स्मॉल ए की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, तो जो जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए यानी कि डोमिनेंट एलील निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, डोमिनेंट एलील की, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं बच्चे हम, डोमिनेंट एलील, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं भाई, यहाँ पे 3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स इन अ जीन पूल, यानी कि 5 + 3 यानी कि 8 × 100, ये किसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। और इसी तरीके से, अगर इसी तरीके से मैं लिखवाऊं जीन फ्रीक्वेंसी, आप जल्दी से बताओगे मुझे, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए यानी कि रिसेसिव एलील, ठीक है, यानी कि रिसेसिव एलील, इसकी जीन फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, वही टोटल नंबर ऑफ रिसेसिव एलील कितना हो गया बच्चे, 5, टोटल सिर्फ नंबर ऑफ रिसेसिव एलील है यहाँ पे 5, टोटल कितना हो गया, 5 + 3 8 × 100, ये क्या हो जाएगा बच्चे, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, ठीक है। तो यानी कि जीन फ्रीक्वेंसी को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये परसेंटेज है,
किसकी? एलील की, इन रिलेशन विद टोटल नंबर ऑफ एलील इन अ जीन पूल, दैट इज जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्नैप लीजिए क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे की कहानी करेंगे जीन फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स की। देखो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब है जीन फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना, स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जेनेटिक्स किसकी बात हो रही है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की यहाँ पर बात हो रही है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मैं बात करती हूँ यहाँ पे। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब क्या है? एक जीन पूल के अंदर कितने डोमिनेंट हैं, कितने रिसेसिव हैं, कितने होमोजाइगस हैं, कितने हेट्रोजाइगस हैं। एनवायरनमेंट का जब चेंज होता है तो किस तरीके से जीन पूल के ऊपर असर पड़ता है, ये सारी की सारी स्टडी करना इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, तो इट इज अ स्टडी ऑफ, it is the study of gene frequency in a population। जीन फ्रीक्वेंसी की स्टडी करना इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, इन अ पॉपुलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यानी कि इट इज द स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज नॉन एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यानी कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके जीन पूल को स्टडी करना, जीन फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना, कितना डोमिनेंट है, कितना रिसेसिव है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एनवायरनमेंट का इफेक्ट स्टडी करना, ये सब किसके अंदर आता है? आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर। तो हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने समझा है। ठीक है, क्या क्या समझी हमने? इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने समझी हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमने समझा है क्या? पॉपुलेशन हम किसको बोलते हैं, अलील हम किसको बोलते हैं, हम जीन पूल किसको बोलते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स किसको बोलते हैं। अब आपको ये थोड़ा सा बेस समझ में आया होगा, अदरवाइज मैं आपको ये बोलती कैलकुलेट द जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैलकुलेट द जीन फ्रीक्वेंसी ना जीन पूल, तो आपको ना तो जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में पता, ना जीन पूल के बारे में पता, तो कैसे समझ में आएगा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, है ना। चलो अब हम समझते हैं कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल होता क्या है, हार्डी विनबर्ग लॉ क्या है, या फिर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो अब आप हेडिंग बनाइए। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है, दैट इज, चलो नेक्स्ट उसके ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर से शुरू करते हैं, हार्डी विनबर्ग लॉ। हार्डी विनबर्ग लॉ, देखो हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कहता है कि एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन का मतलब है कोई भी किसी के साथ मेटिंग कर सकता है। इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन जो जीन फ्रीक्वेंसी है बच्चे, वो कांस्टेंट रहेगी ओवर जनरेशन टू जनरेशन, अगर कोई भी एवोल्यूशनरी इफेक्ट नहीं हुआ तो। मेरी बात समझ में आई? मतलब क्या है कि एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन का मतलब समझ में आया, कोई भी किसी के साथ भी मेटिंग कर सकता है। ठीक है, वहां पर जीन फ्रीक्वेंसी उस पॉपुलेशन की हमेशा कांस्टेंट रहेगी ओवर जनरेशन टू जनरेशन, अगर कोई भी एवोल्यूशनरी इफेक्ट नहीं हुआ तो। ठीक है, अब आप समझोगे कि मैम एवोल्यूशनरी जो इफेक्ट है वो कैसे? अरे आप 5 फैक्टर्स नहीं पढ़ के आए। अगर म्यूटेशन हुआ तो भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। दूसरी बात, नेचुरल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ तब भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर जीन माइग्रेशन हुआ तब भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर आपका नेचुरल सिलेक्शन हुआ तब भी जीन फ्रीक्वेंसी होगी और चेंज होगी। और अगर आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो बोटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट आपने पढ़ा था, अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स, मतलब इनमें से कोई भी फैक्टर अगर ऑपरेट हुआ तो इसका मतलब क्या है? जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो हार्डी वेनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो हार्डी वेनबर्ग लॉ की 2 कंडीशन है, एक तो रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए, दूसरी बात कोई भी एवोल्यूशनरी इफेक्ट नहीं होगा, तभी जीन फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन की कांस्टेंट रहेगी। दैट इज नोन एज अ हार्डी विनबर्ग लॉ।
ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम इसकी आगे की कहानी करेंगे। तो हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कहता है बच्चे? हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कहता है कि इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, in a random mating population the gene frequency और genotype, ठीक है, gene frequency or you can say genotype of a population remains same, of a population remains same, ठीक है। In a random mating population, the gene frequency or genotype of a population remains same over generation to generation, over generation to generation, in absence of evolutionary effect, ठीक है, in absence of evolutionary effect, कोई भी अगर एवोल्यूशनरी जो इफेक्ट है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, और जो पॉपुलेशन है वो कैसी होनी चाहिए? रैंडम मेटिंग, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन एब्सेंस ऑफ एवोल्यूशनरी इफेक्ट एंड इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। अगर ये दो कंडीशन हुई तो जीन फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी ओवर जनरेशन टू जनरेशन, ओवर जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो ये था हार्डी विनबर्ग लॉ। अब हम देखते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग लॉ, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, मतलब इनमें से कोई भी अगर फैक्टर ऑपरेट हुआ तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो अब हम लिखते हैं, ये आपको पता ही है क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिखूंगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग लॉ। हार्डी विनबर्ग लॉ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब अगर इसमें से कोई भी फैक्टर ऑपरेट हुआ तो भैया हार्डी विनबर्ग लॉ तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहला तो आपने पढ़ा ये म्यूटेशन, क्योंकि ये सारे वो फैक्टर हैं जो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो फ्रीक्वेंसी ही सेम नहीं रहेगी, ठीक है। और हार्डी विनबर्ग लॉ तो फ्रीक्वेंसी सेम होने के रीजन बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर म्यूटेशन हुआ तब भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मैंने डेफिनेशन पूछी थी और बच्चों ने बताए भी है, इसका मतलब वो पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब क्या है? कोई इमाइग्रेशन या फिर एमिमाइग्रेशन हुआ। फोर्थ जो है बच्चे फैक्टर, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। और जो फिफ्थ जो फैक्टर हो जाएगा बच्चे, यानी कि अगर मैं बात करूं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब अगर हो गया है तो म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि सडन कोई चेंज हो गया है। अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स में से अगर कोई भी ऑपरेट हुआ तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा इसका मतलब है सीधा सीधा जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जल्दी से इसका स्नैप लीजिए और उसके बाद हम करेंगे आगे की सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ही आ गया है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर आपका बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये लॉ? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, पॉसिबल है? एक हल्का सा मैंने एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये लॉ? थ्योरेटिकली तो हम मान लेते हैं, चलो थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? सोच के बताओ,
जल्दी से 1 मिनट का टाइम लो और आपके पास मैंने पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। मैंने लिख दिया है कि हार्डी-विनबर्ग लॉ आप किसको बोलते हो, मैंने लिख दिया है कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर एप्लीकेबल, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर अगर ऑपरेट हुआ तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि हार्डी-विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं। आप मुझे एक बात बताओ ना, आप एक बात बताओ, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर होगी। अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो इसका मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो जीन फ्रीक्वेंसी सेम कैसे रही? नेचुरल सिलेक्शन, अब नेचुरल सिलेक्शन तो हमेशा ऑपरेट होता है कि नेचर बेस्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। बाय चांस भी कोई भी ऐसा हो सकता है कि बाय चांस कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आ गई जिसकी वजह से एकदम से कोई एलील जीन पूल से एलिमिनेट ही हो गया, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे जो फाउंडर इफेक्ट मैंने समझाया था आपको कि कुछ लोग ही अलग से शिफ्ट हो गए, ठीक है, और अपने साथ जो एक पेक्यूलियर जो जीन था वो भी अपने साथ लेके चले गए और वहां पे इन्होंने एक अपनी एक न्यू कम्युनिटी बनाई। तो इसका मतलब है यहाँ से भी चेंज हो गया, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो थ्योरेटिकली ये तो पॉसिबल ही नहीं है, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है। फिर भी अगर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, तो इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस होगा? अब देखो, अगर इसमें से कोई भी फैक्टर यानी कि चेंज हुआ तो इसका मतलब है जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन। कोई भी जीन फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। अब अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो वो किस स्पीड से चेंज हो रही है, किस डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात समझ में आई? तो सिग्निफिकेंस हम लिखते हैं अब, सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डी-विनबर्ग लॉ, ठीक है। सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है हार्डी-विनबर्ग लॉ का? सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डी-विनबर्ग लॉ। बच्चे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ये जो पॉइंट है बच्चों को कभी समझ में नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन। इट हेल्प्स इन calculating the gene frequency of population। जीन फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन। और सेकंड क्या होगा बच्चे? अगर फ्रीक्वेंसी जीन की चेंज हो रही है तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि एवोल्यूशन किस स्पीड से मतलब हो रहा है और किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट the change in any change in the change in the gene frequency indicates evolution। any change in gene frequency of a population indicates, क्या indicates करता है बच्चे? indicates evolution। क्या इंडिकेट्स करता है? इंडिकेट करता है एवोल्यूशन को, ठीक है। इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन। इट एनी चेंज हुआ अगर जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर वो इंडिकेट करेगा एवोल्यूशन को, ये सिग्निफिकेंस है। अब हार्डी-विनबर्ग की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। और आप सोचोगे कि मैम सिर्फ इक्वेशन लिखते ही हम क्या न्यूमेरिकल्स सोल्व कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा करेंगे ही नहीं कि सिर्फ इक्वेशन लिखी और आप न्यूमेरिकल सोल्व करो। हम पहले ये देखेंगे कि इक्वेशन का मतलब क्या है, कौन सी चीज़ किस किस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन, पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं क्योंकि इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो इक्वेशन है बच्चे, दो इक्वेशन है और ये तो इक्वेशन आपको करनी पड़ेंगी अच्छे से याद, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा ना, बिना इक्वेशन तो आप नहीं सोल्व कर सकते। P + Q = 1 एंड P² + Q² + 2PQ = 1, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, ठीक है।
और आपको समझना पड़ेगा कि इन इक्वेशन का मतलब क्या है। P किसको रिप्रेजेंट करता है, Q किसको रिप्रेजेंट करता है, P स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, Q स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, और 2PQ किसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आपको पूरी अच्छे से तरीके से क्लियर होगा कि हाँ हार्डी-विनबर्ग लॉ कहना क्या चाह रहा है। हार्डी-विनबर्ग लॉ सिर्फ इतना है कि हमें जीन फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही है तो हम इसका पता लगा सकते हैं, अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो इसका मतलब क्या है, एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, आप देखो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखते हैं कि P प्लस क्यू कहां से आया और P प्लस क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जल्दी लिखिए यहां से। चलो अब हम बात करते हैं P प्लस क्यू कहां से आया। ठीक है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है। देखो अगर हमने कोई भी कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, हमने कोई भी कैरेक्टर ले लिया, जैसे सपोज हमने हाइट कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, इस हाइट के दो अलील्स होंगे, एक तो डोमिनेंट अलील होगा, ठीक है, एक तो डोमिनेंट अलील होगा और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव अलील। एक तो डोमिनेंट अलील होगा, ये होगा रिसेसिव अलील। ठीक है, यानी कि आप इसको टी बोल सकते हो, रिसेसिव अलील को स्मॉल टी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जो डोमिनेंट अलील है उनकी फ्रीक्वेंसी को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन के अंदर जितने भी रिसेसिव अलील हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इन पॉपुलेशन। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एन अलील इन रिलेशन विद द टोटल नंबर ऑफ अलील्स इन अ जीन पूल इज नोन एज जीन फ्रीक्वेंसी। तो जितनी भी पॉपुलेशन है उसके अंदर जो डोमिनेंट अलील है उनके फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P से, और पूरी पॉपुलेशन है उसके अंदर जितने भी रिसेसिव हैं अलील हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को हम Q से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इन अ पॉपुलेशन, और Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इन अ पॉपुलेशन। जो फ्रीक्वेंसी है वो रिसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, Q से। और P प्लस क्यू क्या है, द टोटल नंबर ऑफ जितने भी डोमिनेंट अलील हैं और जितने भी रिसेसिव अलील हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो इट इज द total number the total frequency of the dominant and the recessive allele is always equal to 1। वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम इसको रिप्रेजेंट करके अब हम लिख सकते हैं कि जो P प्लस क्यू है वो 1 है। ये किसको इंडिकेट करता है बच्चे, इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ frequency of dominant and recessive allele, dominant and recessive allele is always equal to 1, is always equal to 1। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया मैंने 1, थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। ठीक है, तो P रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन के अंदर जितने भी डोमिनेंट अलील है उनकी फ्रीक्वेंसी, Q रिप्रेजेंट कर रहा है जितनी भी पॉपुलेशन के अंदर रिसेसिव अलील है उनकी फ्रीक्वेंसी, P प्लस Q रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट और रिसेसिव अलील की इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ऑल राइट, तो जल्दी से इसको लिखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कहाँ से आया।
ऑल राइट। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, p किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। q किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। ठीक है, अब आ जाइए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां से देखिए जल्दी से, अब देखो हमने एक कैरेक्टर लिया, ठीक है, यानी कि एक फादर का कैरेक्टर लिया, एक मदर का कैरेक्टर लिया, यानी कि ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ठीक है, अब अगर मैं F1 जनरेशन की बात करूं तो F1 जनरेशन हमें क्या मिलेगी, स्मॉल टी, एक सेकेंड एक सेकेंड ठीक है, हमने एक कैरेक्टर लिया है, हाइट कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर क्या है, हाइट। ठीक है, ये फादर और ये मदर, फादर यानी कि टॉल और मदर यानी कि शॉर्ट। तो इसके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी, इसका गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी। ठीक है, अगर मैं F1 जनरेशन की बात करूं तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। भले ही ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन ये कैसे होंगे, टॉल होंगे। ये कैसे होंगे, टॉल होंगे। ये होंगे शॉर्ट, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टॉल को। यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, F2 जनरेशन की, आप उसमें पढ़ के आए हो, मेंडल लॉ में आप पढ़ के आए होगे। ठीक है, तो अगर F2 जनरेशन है तो यानी कि F1 का क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, F1 का क्रॉस हो जाएगा, और ये हो गया आपका F1 इंटू F1। F1 कैसी है बच्चे, आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे बच्चे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अगर मैं इनकी क्रॉसिंग कराऊं, इसकी इसके साथ क्रॉसिंग होगी, इसके साथ क्रॉसिंग, इसके साथ क्रॉसिंग और इसके साथ क्रॉसिंग, जो आप भले अच्छे से पढ़ के आए हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक सिंगल मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, और यहां से मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, हम फिनोटाइप की नहीं बात कर रहे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कैपिटल टी यानी कि 1 रेशो 2 आपको क्या मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, और आपको 1 क्या मिला बच्चे, स्मॉल टी। आपकी जीनोटाइपिक जो रेशियो आई है वो आई है 1:2:1। ठीक है, यानी कि 1/4 प्रोबेबिलिटी इनके होने की है, 2/4 प्रोबेबिलिटी इनके होने की है, और 1/4 प्रोबेबिलिटी इनके होने की है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन के अंदर जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो भी डोमिनेंट एलील है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को पी से। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे, पी, और ये कैसा हो जाएगा बच्चे, पी और क्यू। ठीक है, क्योंकि जो रिसेसिव है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिसेसिव को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आपको यहाँ पर कैसा इंडिविजुअल मिलेगा, टॉल, यहाँ पर भी आपको कैसे मिलेंगे, टॉल, और यहाँ पे कैसे मिलेंगे, शॉर्ट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट अलील को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील पी से, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील क्यू से। तो यहाँ पे डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी होगी पी, यहाँ से पी क्यू और यहाँ से क्यू, और आप इसको किस तरीके से यहाँ से लिख सकते हो, पी स्क्वेयर 2pq एंड क्यू स्क्वेयर, आप इसी तरीके से लिख सकते हो, इसी तरीके से लिख सकते हो। तो P यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल।
क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। और 2pq किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। मेरी बात समझ में आई? तो पॉपुलेशन के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी 25%, 25%। और 2pq क्यों लिखा है हमने? ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चे, इसकी जो चांसेस हैं वो कितने हैं? 50% चांसेस हैं, दैट्स वाई 2pq। मेरी बात समझ में आई? तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो इक्वेशन है, जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ये किसके बराबर होगा बच्चे? ऑलवेज इक्वल टू 1। और p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं एक बार पूरी की पूरी लिख देती हूं कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। p रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। और पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस। ठीक है, टॉल टी की बात कर रही हूं मैं, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। ठीक है, ये इंडिविजुअल को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और इसके जो चांसेस हैं वो कितने हैं बच्चे? 25% चांसेस है। ठीक है, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल से नहीं कर पाओगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। ठीक है, ये अलील की फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस कर रहा है। और अगर मैं क्यू स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। ठीक है, जो कि स्मॉल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो वो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, यानी कि जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा? शॉर्ट होगा। ठीक है, अगर मैं ये भी, इसके भी चांसेस कितने हैं बच्चे? 25% चांस है इसके भी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ 2pq की। ठीक है, 2pq यानी कि इसके जो चांसेस हैं वो कितने हैं? 50%, दैट्स वाई 2 लिखा हुआ है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। इसको इंपॉर्टेंट, और यहां पर मैं दूसरी इक्वेशन भी लिख देती हूँ, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, और बच्चे ये आपको ध्यान में रखना है कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतना आपको याद रखना है कौन किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, जल्दी से इसको खुद से एक बार अपने हाथ से लिखिए। ठीक है, स्नैप लीजिए, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए और आपको पक्का से पक्का ये चीज समझ में आएगी। ऑल राइट, चलो जल्दी से कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा कि इतना आसान टॉपिक है ये, और हम ऐसे ही फालतू में डर रहे थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, पहले हम बहुत आसान से क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैम आप तो ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेवल आराम से बढ़ता जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली जो भी हार्डी-वेनबर्ग लॉ है उसके लिए क्या होनी चाहिए? रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए। इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इज। ठीक है, यानी कि यहां पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। किसकी बात हो रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। अब आप मुझे ये बताओ, अलील की फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये p रिप्रेजेंट कर रहा है। p की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.9। ठीक है, अब आपको ये बताना है, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूछा हुआ है। तो आपको पता है, इक्वेशन लगा दीजिए। इक्वेशन कौन सी लगेगी? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। p दिया हुआ है 0.9, q आपको निकालना है इज इक्वल टू 1। तो q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9, तो जो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1।
Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 0.1। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए क्या ये चीज़ आपको समझ में आई, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं। ठीक है, ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, चलो बस आपको ये पता होना चाहिए कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर तो आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, अगर ये इक्वेशन पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इज 0.6। लिख, जो जो हमें पता है वो लिखते जाते हैं बस। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी इक्वेशन लिखेंगे और हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील क्या है 0.6। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील क्या है 0.6, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। ठीक है, अब मुझे आप बताओ रिसेसिव अलील किससे रिप्रेजेंट करते थे हम? Q से रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि Q की वैल्यू दी है 0.6। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस। ध्यान से देखना क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। किसके बारे में बात करनी है? होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। अब पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, बताओ क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी? होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। और होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल कौन रिप्रेजेंट करता है? यानी कि पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल पी स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बस हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें एक इक्वेशन पता है हमारी, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। बस और क्या करना है? हमें Q की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू कितनी दी है 0.6 इज इक्वल टू 1, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.6, और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4। P की वैल्यू आ गई यहाँ से, हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड P स्क्वायर। P स्क्वायर निकालना है, P की वैल्यू आ गई आपकी 0.4, तो P स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0.4 का स्क्वायर, यानी कि 0.16 आपका आंसर है। मेरी बात समझ में आई? बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट्स इट। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, जो थर्ड क्वेश्चन होगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी, ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मैम आप जो आपने थर्ड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो टाइम दिया था वो टाइम हमने यूज़ किया और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने क्लास ढंग से अटेंड की है तो मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन ए पॉपुलेशन, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। इन ए पॉपुलेशन ऑफ 200 पीपल 72 आर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर ए कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं यहाँ पे, होमोजाइगस रिसेसिव है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील फॉर दैट कैरेक्टर। ठीक है, तो आप जल्दी से 2 मिनट का टाइम लीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए कि मैम इसका आंसर ये होगा। ठीक है, जल्दी लीजिए आप इसका टाइम, सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से कीजिए। पहले तो आप दोनों इक्वेशन लिख लीजिए पहले, और ये लिखिए कि कौन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर इसका आंसर सोल्व कीजिए। बताओ जल्दी से। टोटल जो पॉपुलेशन है 200 की है, जिसके अंदर 72 क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है। ठीक है, बताओ जल्दी से कीजिए इसको। देखो टोटल जो पॉपुलेशन है, मैं यहाँ पे करती हूँ और मेरे ख्याल से आपने इसको सोल्व भी कर लिया होगा। जो टोटल जो पॉपुलेशन है
वो कितनी है बच्चे 200, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, ठीक है। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं, परसेंटेज कैसे निकालोगे, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल कितने हैं 72, इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे 72 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ठीक है, यानी कि ये इसके गया और ये आ गया आपका 36, यानी कि 36%, यानी कि ये कितना है 0.36, ये कितना आ गया बच्चे 0.36। अब मुझे ये बताओ ये 0.36 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मैंने फ्रीक्वेंसी निकालना आपको बताया था ना, तो 0.36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 0.36, तो आपको क्यू यहां से निकल लोगे, 0.36 का रूट करोगे तो 0.6, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, हमसे क्या पूछा है बच्चे, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, और डोमिनेंट अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूछा है। और आपको पता है P + Q = 1, और यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं और 1 - Q, और जो Q की वैल्यू है बच्चे वो कितनी है 0.6, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.4। क्या आंसर आया था 0.4, क्या आंसर आया था 0.4, नहीं भाई, सिंपल सी बात है, 200 लोग हैं, इसमें से 72 होमोजाइगस रिसेसिव हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 0.36 निकला, ठीक है, सॉरी 36% निकला। अभी 36 यानी कि 0.36, अभी रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, तो क्यू स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें निकालना था क्यू स्क्वायर से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, और हमें निकालना था P, तो P + Q = 1 होता है, और इससे हमारी वैल्यू आ गई। तो ये था आपका आंसर। जल्दी बताओ क्या ये आपको समझ में आया, तो इसका जल्दी से स्नैप लीजिए और मुझे बताइए कि मैम बिल्कुल सही है आपका, और ये हम बिल्कुल समझ गए, ठीक है। चलो, ये तो था थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि पहले दो पे तो आपने बेस बना लिया था। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको टाइम देती हूँ लास्ट क्वेश्चन का, और जल्दी से आप मुझे बताइए, जल्दी से आप मुझे बताइए। और आप सोचोगे मैम पहले तो 200 था, अब आप तो इंडिविजुअल्स बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो, चलो ठीक है कोई नहीं, पर ध्यान रखना जितना आपको लग रहा है ना कि ट्रिकी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन उतना ही आसान होगा, उतना ही आसान होगा, आपको लग बेशक रहा है। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 28,800 इंडिविजुअल द परसेंटेज ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल इज 49, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। इतना आसान क्वेश्चन है ना, इतना आसान क्वेश्चन है, बस उसकी मतलब पूछो मत, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, और सबसे पहले तो ये लिख लिया करो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं, आप आसानी से इसको कर लोगे। तो मैं आपको फिर से 2 मिनट का टाइम देती हूँ, ठीक है, और मुझे आप बताना उसके देख के, ठीक है, आप मुझे बताना कि मैम 3rd और 4th क्वेश्चन हमने खुद से किया था और हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि यार हार्डी वेनबर्ग में मैंने एक लेक्चर लिया है, एटलीस्ट आपको गया तो है दिमाग में या नहीं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, मैं 2 मिनट देती हूँ और साइड से हट जाती हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप इस क्वेश्चन का खुद से आंसर कीजिए, जल्दी बताओ। परसेंटेज गिवन है होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल का 49, फिर आपने परसेंटेज निकालना है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का। मैं आपका क्वेश्चन और आसान कर देती हूं, मैं गिवन लिख देती हूं क्या क्या है, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, जल्दी से बताओ कौन रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस इंडिविजुअल को, P स्क्वायर, P स्क्वायर ही तो रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल को, और ये कितना है 49%, यानी कि 0.49, ठीक है। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, क्या निकालनी है, परसेंटेज, किसकी परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस
जाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की परसेंटेज निकालनी है। इससे आसान तो अब नहीं हो सकता, ठीक है। अब तो ये आपको खुद से करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ये क्वेश्चन अब तो आपको खुद से करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो 0.49 ये P है, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या है बच्चे? 0.49, ठीक है। अगर मैं बात करूं P की वैल्यू तो P क्या हो जाएगा? 0.49 यानी कि 0.7, ठीक है, 0.7। अब आपको एक इक्वेशन पता है, कौन सी इक्वेशन पता है? कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P की वैल्यू गिवन है 0.7, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.7 प्लस Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। Q की वैल्यू आप निकाल लो 0.7 से, यानी कि Q इज इक्वल टू 0.3, Q इज इक्वल टू 0.3। क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, यानी कि हेट्रोजाइगस 2pq होता है, ठीक है। अब 5 मिनट्स, अब 2pq हमें निकालना है, तो 2 इंटू P की वैल्यू कितनी है बच्चे? 0.7, Q की वैल्यू 0.3, तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा? हमें 2pq ही तो निकालना है, तो यानी कि 0.42। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 42%, ठीक है, 42%, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कितनी हो गई? 2pq। परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट कितनी हो गई आपकी? 49। अगर मैं यहाँ से ये पूछूं कि परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव कितना होगा, तो ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। होमोजाइगस रिसेसिव ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये क्या है आपका होमवर्क। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए पहले, उसके बाद हम आगे क्या चीज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको बहुत आसानी से बताना है, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। चाहे आप किसी तरीके से करो, अगर दिमाग है तो 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यानी कि 2pq पूछा था, P निकाल लिया हमने, Q निकाल लिया, 2pq निकाल लिया। परसेंटेज पूछा है तो देखो आंसर ऑप्शंस के अंदर 0.42 भी मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा क्या है? परसेंटेज, ठीक है। तो यानी कि परसेंटेज कितनी होगी? 42%। आपका होमवर्क है परसेंटेज बताना है होमोजाइगस रिसेसिव का, ठीक है। तो यहां से बच्चे हमारा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल खत्म होता है, या फिर हार्डी-विनबर्ग लो, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, कुछ भी आप कह सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स किए, और न्यूमेरिकल्स अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल की, बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ऑलराइट। और अब हम सिर्फ इसका लास्ट लेक्चर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।